साल 2000, तारीख 25 अगस्त, दिन शुक्रवार। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने एक बिल पर हस्ताक्षर किए। यह बिल, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही अब एक एक्ट बन चुका था, इसका नाम था द उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसकी धारा 3 कहती थी कि उत्तर प्रदेश के 13 जिले अब एक तयशुदा दिन के बाद इस प्रदेश का हिस्सा नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये 13 जिले मिलकर अब एक नया राज्य बनाएंगे जिसका नाम होगा उत्तरांचल। इस एक्ट पर राष्ट्रपति की मुहर लगते ही पृथक राज्य के निर्माण की संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी हुई। आंदोलनकारियों का सपना अब पूरा हो रहा था और राजनेताओं की तिकड़म अब शुरू। एक नए नवेले राज्य की सत्ता किसे मिलेगी, कैबिनेट किसकी होगी और कौन होगा प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री, ये तमाम सवाल थे और इनके जवाब में अपना अपना पर्चा लहराते खड़े थे कुल 30 विधायक। इन 30 विधायकों में से 23 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। लिहाजा यह तो तय था कि प्रदेश की पहली सरकार भाजपा की होगी। लेकिन असल घमासान तो इस बात का था कि इस अंतरिम सरकार का मुखिया कौन बनेगा। केंद्र में उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल जी ने 18 सितंबर के दिन भाजपा के 2 बड़े नेताओं को देहरादून रवाना किया। इनमें एक थे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे और दूसरे थे उत्तर प्रदेश भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष कलराज मिश्र। इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि देहरादून जाकर विधायकों की राय जानें और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करके ही लौटें। ये दोनों नेता देहरादून आए, विधायकों से मिले, उनकी राय जानी, 2 दिन तक बैठक की, लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा। कोई एक भी नाम ऐसा नहीं मिला जिसे अपना नेता मानने को सभी भाजपा विधायक तैयार हों। कुछ विधायक चाहते थे कि मुख्यमंत्री कोई गढ़वाली बने, तो कुछ चाहते थे कि वो एक कुमाऊनी हो। अंततः ये फैसला पार्टी आलाकमान ने अपने हाथों में लिया और फिर 8-9 नवंबर की दरमियानी रात 12:25 पर जिस नेता ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की शपथ पढ़ी, वो ना तो कुमाऊनी था और ना ही गढ़वाली। वो था 72 साल का एक बुजुर्ग, जनसंघ का अनुभवी नेता, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के संघर्ष के दिनों का साथी नित्यानंद स्वामी। नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल और आप देख रहे हैं बारामासा का कार्यक्रम #UKCM। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल नाम का एक कस्बा है और उसमें संघीवाड़ा नाम का एक मोहल्ला। यहां अधिकतर ब्राह्मण परिवार रहते हैं, जिन्हें स्वामी उपनाम से पुकारा जाता है। ऐसे ही एक परिवार में 27 दिसंबर 1928 के दिन जब एक लड़के का जन्म हुआ तो उसके ज्योतिषी नाना ब्रिजनंदन ने कहा, इस बच्चे की कुंडली में राजयोग लिखा है, देखना ये एक दिन राजा बनेगा। बच्चे के पैदा होने पर कही गई इस तरह की बातें अक्सर माँ बाप को खुश तो करती हैं, लेकिन फिर बिसरा दी जाती हैं। नित्ती नाम के इस बच्चे के माता पिता ने भी यही किया। उसके पिता बिहारी लाल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI देहरादून में नौकरी किया करते थे। उनके कुल 11 बच्चे थे, जिनमें से 3 नित्ती से बड़े थे और 7 उससे छोटे। नित्ती अपने सभी भाई बहनों से कुछ तो अलग था। बिहारी लाल जी के एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था प्रहलाद स्वरूप। वो रेलवे में थे और दिल्ली में रहा करते थे। उनकी बेटी चंद्रकांता नित्ती का क्रश हुआ करती थी, लेकिन संकट यह था कि उसे प्रपोज कैसे किया जाए। मोबाइल और इंटरनेट तो दूर, उस जमाने में लैंडलाइन फोन भी बेहद दुर्लभ थे। चिट्ठी लिखना ही प्रेम प्रस्ताव पहुंचाने का एकमात्र तरीका था, लेकिन उसमें भी यह डर था कि चिट्ठी अगर पोस्ट से भेजी जाए तो कहीं चंद्रकांता से पहले उसके माता पिता के हाथ ना लग जाए। प्रेम में डूबा 7th क्लास का स्टूडेंट नित्यानंद यानी नित्ती ऐसे मौके की तलाश में था जब वो चंद्रकांता से अपने दिल की बात कह सके। ये मौका उसे तब मिला जब बड़े भाई की शादी के लिए उसे आगरा जाना था और उसकी ट्रेन दिल्ली में 3 घंटे लेट थी। वो स्टेशन से सीधा रेलवे कॉलोनी रहने वाले अपने प्रहलाद अंकल के घर पहुंच गया और उन्हें बताया कि ट्रेन कुछ लेट थी, बस इसलिए मिलने चला आया हूं। और फिर मौका मिलते ही उसने चुपके से एक प्रेम पत्र निकाला और चंद्रकांता के स्कूल बैग में रख दिया। इस पत्र में लिखा था, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे ही शादी करूंगा,
तुम्हें ये स्वीकार हो तो घर के पते पर मेरे नाम चिट्ठी लिखकर डाल देना। इस बात को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि नित्यानंद के नाम एक चिट्ठी देहरादून के पते पर पहुंच गई। अंदर चंद्रकांता का नाम लिखा था। नित्य को नोटिफिकेशन मिल चुका था कि उसका लव प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। इसके बाद तो लव इन 1940s की इस कहानी में चिट्ठियों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि नित्य का सारा ध्यान सिर्फ चिट्ठियां लिखने और उनके जवाब के इंतजार में रहता। इन्हीं चिट्ठियों के बीच जब 9th क्लास का वो रिपोर्ट कार्ड घर आया जिस पर लिखा था फेल, तो नित्यानंद को एहसास हुआ कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। इस घटना के बाद ही नित्य नाम के एक चंचल स्कूली छात्र का नित्यानंद स्वामी बनने का सफर शुरू हुआ। स्कूल की पढ़ाई के साथ ही उसकी राजनीतिक चेतना ने आकार लेना शुरू किया और इस चेतना के विकास में अहम भूमिका निभाई आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने। नित्यानंद स्वामी संघ के एक समर्पित कार्यकर्ता बन गए और देश के अलग अलग हिस्सों में बतौर प्रचारक काम करने लगे। 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई तब नित्यानंद दिल्ली में आरएसएस का काम संभाल रहे थे। इस हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा तो तमाम स्वयंसेवक भूमिगत होने लगे। नित्यानंद स्वामी ने भी ठीक यही किया। ये वो दौर था जब नित्यानंद आरएसएस के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार थे। जिस लड़की के प्रेम में वो कभी दिन रात डूबे रहते थे, इस बार जब उससे मिले तो बोले, मैं देश का सेवक बन गया हूं और इसलिए अब शादी नहीं करना चाहता। क्यों ना तुम मुझे राखी बांध दो और हम भाई बहन की तरह एक दूसरे से प्यार करें। ये विचार जब उनके पिताजी को मालूम हुए तो उन्होंने नित्यानंद स्वामी को समझाते हुए कहा, अगर देश की ही सेवा करनी है तो पहले अच्छी शिक्षा हासिल करो, घर लौटो और अपनी पढ़ाई पूरी करो, तभी देश के लिए भी कुछ कर पाओगे। पिताजी की सलाह पर नित्यानंद देहरादून वापस लौटे, डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का भी कखरा सीखा और जल्द ही छात्र संघ के अध्यक्ष चुन लिए गए। यहीं से उनकी असल राजनीतिक पारी की शुरुआत होती है और ठीक यही वो समय है जब वो वैवाहिक जीवन में भी प्रवेश करते हैं। बचपन से जिस लड़की को वो चिट्ठियां लिखा करते थे, अब वो उनकी जीवन संगिनी बन चुकी थी। लेकिन ये सब होने से पहले एक बेहद दिलचस्प घटना हुई जो उनके करीबी लोगों के बीच काफी चर्चित है। छात्र संघ के चुनावी समर में उतरने से ठीक पहले नित्यानंद एक ज्योतिषी के पास पहुंचे। देहरादून में घंटाघर के ठीक सामने जो दिग्विजय सिनेमा हॉल है, वो उस दौर में प्रकाश टॉकीज नाम से जाना जाता था और उसकी ऊपरी मंजिल पर अमलानंद नाम के एक ज्योतिषी बैठते थे जो कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना के दादाजी थे। नित्यानंद स्वामी जब यहां पहुंचे तो ज्योतिषी अमलानंद ने कुछ देर उनकी तरफ देखा और फिर बोले, तुम 3 सवाल लेकर आए हो। पहला, तुम्हारे कॉलेज से जुड़ा है, तुम्हें वहां सफलता मिलेगी और तुम छात्रों के सर्वोच्च पद पर चुने जाओगे। दूसरा सवाल राजनीति से जुड़ा है, तो जान लो कि आज से ठीक 8 दिन बाद तुम जेल जाओगे। और तुम्हारा तीसरा सवाल शादी को लेकर है, जल्द ही तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी जिसे तुम चाहते हो। ज्योतिषी की ये तीनों बातें कुछ ही समय बाद सच साबित हुई। फिर आया साल 1952, वो साल जब आजाद हिंदुस्तान में पहली बार चुनाव हुए। कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई, लेकिन उस पार्टी के कुछ बीज भी भारतीय राजनीति में पड़े जिसकी फसल आज पूरे देश में लहलहा रही है। इस पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ। देहरादून में तब तक जनसंघ का कोई अस्तित्व नहीं था और इसे यहां स्थापित करने का बीड़ा जिन लोगों ने उठाया उनमें नित्यानंद स्वामी सबसे प्रमुख थे। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और घर घर जाकर उन्होंने लोगों को इस पार्टी के बारे में बताया और इसकी सदस्यता दिलवाई। साल 1955 आते आते स्वामी जनसंघ में अपनी मजबूत पहचान बना चुके थे और उन्हें उत्तर प्रदेश का पार्टी महामंत्री बनाया जा चुका था। इसी जनसंघ के टिकट पर स्वामी ने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा साल 1957 में। इसमें उनकी हार हुई और कांग्रेस नेता बीबी शरण विजयी हुए। अगला चुनाव साल 1962 में हुआ। इस बार भी नित्यानंद स्वामी की हार हुई और कांग्रेस नेता बीबी शरण की जीत। हालांकि इस बार उनकी हार का मार्जिन थोड़ा कम जरूर हुआ था, लेकिन 5 साल के इंतजार के बाद जब 1967 के चुनाव आए तो नित्यानंद स्वामी को जीत की कुछ उम्मीद नजर आई। वो इसलिए क्योंकि इस बार उन्हें दोहरी पटकनी दे चुके कांग्रेसी बीबी शरण मैदान में ही नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव नतीजे स्वामी के पक्ष में नहीं रहे और जीत हुई एक निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर रामस्वरूप की।
1967 का चुनाव नित्यानंद स्वामी की लगातार तीसरी हार थी, लेकिन उनकी पार्टी के लिए यह चुनाव अच्छा साबित हुआ था। यह पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश में कोई गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ। जाट नेता चरण सिंह ने प्रदेश में जनसंघ, सीपीआई, रिपब्लिक पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार 1 साल भी नहीं टिकी और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसी तमाम उठक पटक के बाद आया साल 1969 यानी 1969। वही 1969 जब पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही थी। वही 1969 जब अमेरिका में रॉक कंसर्ट सत्ता को हिला रहे थे। वही 69 जिस पर ब्रायन एडम्स ने अपना कालजयी गीत समर ऑफ 69 रचा, और वही 69 जिसका जिक्र ईगल्स ने अपने सबसे चर्चित रचना होटल कैलिफोर्निया में भी किया। नित्यानंद स्वामी के लिए भी ये साल कुछ ऐसा ही सूर्योदय लेकर आया और उन्होंने जीत का पहली बार स्वाद चखा। उन्हें ये जीत इसलिए भी मिली थी क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और स्वामी को 2 बार चुनाव हरा चुके बीबी शरण को उनकी पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया था और वे कांग्रेस के प्रत्याशी कृष्णचंद्र सिंघल के खिलाफ काम करने लगे थे। इसका सीधा फायदा जनसंघ को हुआ और नित्यानंद स्वामी विधायक चुने गए। इस विधानसभा में स्वामी समेत जनसंघ के कुल 47 विधायक पहुंचे थे। उस वक्त के किस्से का जिक्र करना यहां बेहद जरूरी है। जनसंघ के ये विधायक सदन में एक प्रस्ताव लेकर आए। प्रस्ताव था कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए। नित्यानंद स्वामी ने इस प्रस्ताव की जोरदार पैरवी की और कहा कि विधान परिषद का अस्तित्व सिर्फ समय, संसाधन और पैसे की बर्बादी है। उन्होंने तमाम आंकड़े रखते हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद को भंग करने की बात इतनी मजबूती से उठाई कि जब इस पर वोटिंग हुई तो लगभग पूरे सदन ने उनके प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। हालांकि यह प्रस्ताव पारित होने के बाद भी कभी लागू नहीं हो सका, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन नित्यानंद स्वामी ने विधान परिषद को समाप्त कर देने की जोरदार पैरवी की थी, वे खुद ही आगे चलकर 3 बार विधान परिषद के सदस्य बने और उनका लगभग पूरा राजनीतिक जीवन ही विधान परिषद के सहारे चला। एक बार विधायक रहने के बाद नित्यानंद स्वामी अपना अगला चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी भोला दत्त सकलानी से हार गए। इस हार के बाद उन्होंने जनसंघ से ही नाता तोड़ लिया और धीरे धीरे कांग्रेस के नजदीक आने लगे। अब राजनीति में बने रहने के लिए उन्होंने विधानसभा की जगह विधान परिषद का रास्ता चुना, उसी विधान परिषद का जिसे भंग करने की वे पैरवी करते रहे थे। 1984 का विधान परिषद चुनाव एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीता और इसके तुरंत बाद ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के आग्रह पर कांग्रेस में शामिल हो गए। विधान परिषद में नित्यानंद स्वामी का सफर काफी सार्थक रहा। 1984 में पहली बार यहां पहुंचने से लेकर वो अलग राज्य बनने तक लगातार इसके सदस्य रहे। इसी दौरान 1991 में उन्हें उप सभापति चुना गया, फिर 1992 में वे कार्यकारी सभापति बने और 1996 में निर्विरोध सभापति चुने गए। सभापति रहते हुए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी दिए। एक तो तब जब बसपा नेता मायावती ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और दूसरा तब जब सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने नारायण दत्त तिवारी को देशद्रोही कहा था। इस पर नित्यानंद स्वामी ने बेहद सख्त होते हुए कहा कि प्रजातंत्र में देशद्रोह जैसे आरोपों की कोई जगह नहीं होती। ये बात और है कि आज उनकी ही पार्टी के तमाम लोग आए दिन किसी न किसी को देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बहरहाल विधानसभा परिषद का हिस्सा बनते ही नित्यानंद स्वामी एक कांग्रेसी हो गए थे, लेकिन इसके 10 साल बाद यानी 1995 में वे वापस भाजपा में शामिल हुए और उनकी ये घर वापसी करवाई थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। वाजपेयी तब लोकसभा में विपक्ष के नेता थे और अपने लोकसभा क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर आए थे। उन्होंने एक रात नित्यानंद स्वामी को डिनर पर बुलाया। भाजपा नेता कलराज मिश्र और लालजी टंडन भी यहां मौजूद थे। उनके ही बात छेड़ने पर अटल जी बोले, स्वामी अब आपको घर वापस आ ही जाना चाहिए। नित्यानंद स्वामी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन यह कहते हुए कि 1996 का विधान परिषद चुनाव मुझे लड़ना है। भाजपा तो अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और अब उसे हटाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं ये चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा, फिर मैं चाहे जीतूं या हार जाऊं, चुनाव के तुरंत बाद भाजपा में शामिल हो जाऊंगा। ये वो 1996 था जब पृथक राज्य उत्तराखंड का आंदोलन अपने चरम पर था।
खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर में गोलीकांड हो चुके थे। हर तरफ भारी आक्रोश था और राज्य नहीं तो चुनाव नहीं के नारे गूंज रहे थे। जनता अपने नेताओं से मांग कर रही थी कि वो भी चुनावों का बहिष्कार करें और इसमें हिस्सा न लें। लेकिन हर नेता की तरह नित्यानंद स्वामी के पास भी चुनावों में शामिल होने के कई तर्क थे, लिहाजा वो चुनाव लड़े, जीते और फिर भाजपा का हिस्सा हो गए। 72 साल की उम्र का होने के बाद स्वामी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा पल आया। वो पल जिसके बारे में उनके ज्योतिषी नाना ने उनके पैदा होने पर कहा था कि ये लड़का एक दिन राजा बनेगा। 9 नवंबर 2000 को वो दिन आया जब नित्ती के बारे में की गई ये भविष्यवाणी सच साबित हुई और वो देश के 27वें राज्य के पहले मुख्यमंत्री चुने गए। बतौर मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल बेहद छोटा रहा और पहले दिन से ही पार्टी के भीतर ही उनका जमकर विरोध शुरू हो गया। बल्कि उनकी शपथ ग्रहण समारोह में ही भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल नहीं हुए। इनमें भगत सिंह कोश्यारी भी थे, रमेश पोखरियाल निशंक भी और नारायण रामदास भी। नित्यानंद स्वामी के विरोधियों का एक आरोप यह भी होता था कि एक पहाड़ी राज्य का मुख्यमंत्री कोई गैर पहाड़ी कैसे हो सकता है। यह आरोप इतनी बार दोहराया गया कि उनके मुख्यमंत्री रहते 3 अप्रैल 2001 को प्रदेश के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने बाकायदा एक विज्ञप्ति जारी की जिसका शीर्षक था नित्यानंद स्वामी पहाड़ी हैं। इसमें बताया गया था कि उनका परिवार 100 सालों से देहरादून में रहता आया है। स्वामी इस आरोप पर अक्सर कहा करते थे कि उत्तराखंड में जितने भी नेता या लोग हैं सब बाहर के ही हैं। फर्क बस इतना है कि कोई 400 साल पहले यहां आया तो कोई 100 साल पहले। मेरे पिता 1922 में देहरादून आए थे। उन्होंने यहीं नौकरी की, जीवन के 80 बसंत यहीं बिताए और अंतिम सांस भी यहीं ली। और फिर जब गोविंद वल्लभ पंत, हेमंती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए तो किसी ने उनके पहाड़ी या मैदानी होने का सवाल नहीं उठाया। तो फिर मेरे लिए ही ऐसे सवाल क्यों उठाए जाते हैं? बतौर मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल 11 महीने और 20 दिन का रहा। जिस पार्टी आला कमान के आदेश पर उन्हें अप्रत्याशित तौर पर उत्तराखंड का सीएम बनाया गया था, उसी पार्टी आला कमान ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनके सियासी सफर पर पूर्ण विराम लगा दिया। उनके इस कार्यकाल को कुछ अच्छे फैसलों के लिए याद किया जाता है तो कुछ बुरे फैसलों के लिए भी। उनके अच्छे फैसलों में सबसे प्रमुख है प्रदेश की आबकारी नीति में किए गए बदलाव। शराब के धंधे को माफियाओं के चंगुल से निकालकर निगमों और स्थानीय लोगों के लिए आय का एक स्रोत बनाने का काम उन्होंने किया। अपनी सरल जीवन पद्धति के लिए भी लोग नित्यानंद स्वामी को याद करते हैं। वो प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो इस पद पर रहते हुए भी किसी बड़े बंगले या सरकारी भवन में नहीं गए। लेकिन उनके कार्यकाल को कुछ ऐसे फैसलों के लिए भी याद किया जाता है जिनके चलते पृथक राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य ही धराशायी हो गया। प्रदेश की राजधानी का मुद्दा इनमें सबसे प्रमुख है। आंदोलन के दिनों से ही उत्तराखंड की राजधानी के लिए गैरसैंण की मांग होती रही थी, लेकिन नित्यानंद स्वामी कभी इसके पक्ष में नहीं रहे। उनका मानना था कि गैरसैंण में राजधानी का प्रस्ताव व्यवहारिक ही नहीं है और इसके लिए जितनी धनराशि की जरूरत होगी वो कभी नहीं जुटाई जा सकेगी। ये बात और है कि उससे ज्यादा धनराशि अब तक उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में ही लगाई जा चुकी है। उत्तराखंड आंदोलन की मूल अवधारणा में ही ये बात शामिल रही थी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, ताकि डीएम से लेकर सीएम तक पहाड़ चढ़ें, पहाड़ों में रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक के अवसर पैदा हों और पलायन को रोका जा सके। लेकिन उत्तराखंड बन जाने के बाद पलायन कम होने की जगह और भी तेजी से बढ़ा और इसका एक बड़ा कारण राजधानी का पहाड़ में न होना भी माना गया। दूसरी तरफ देहरादून शहर पर उसकी क्षमताओं से ज्यादा बोझ पड़ने लगा और नतीजे आज हम सबके सामने हैं। राजधानी के मुद्दे को टालने का जो काम नित्यानंद स्वामी ने मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू किया, वही काम उनके बाद बने तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी दोहराया। लिहाजा उत्तराखंड देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसकी अपनी कोई स्थायी राजधानी नहीं है और जिसके गठन के 21 साल बाद भी राजधानी का मुद्दा लंबित ही है। बहरहाल नित्यानंद स्वामी का जो राजनीतिक सफर देश के पहले चुनावों से शुरू हुआ था वो उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के साथ ही लगभग समाप्त हो गया। लेकिन नीतिगत फैसलों से इतर देखा जाए तो लोग उन्हें एक साफ छवि के ईमानदार और वक्त के बेहद पाबंद राजनेता के रूप में याद करते हैं। जाते जाते आपको उनकी ईमानदारी का एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाते हैं। मोबाइल और इंटरनेट के दौर से पहले जब चिट्ठियों का चलन था तो नित्यानंद स्वामी के नाम सैकड़ों चिट्ठियां आया करती थी।
इनमें कई ऐसी भी होती जिन पर चिपके डाक टिकटों पर कोई मुहर नहीं लगी होती। एक रोज उनके परिवार के एक सदस्य ऐसी सभी चिट्ठियों से डाक टिकट निकाल रहे थे ताकि उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन नित्यानंद स्वामी ने उन्हें यह करते देखा तो तुरंत ही सारे डाक टिकट फाड़ दिए और उन्हें डपटते हुए कहा, पोस्ट ऑफिस की गलती के चलते इन टिकटों पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन ये अपना काम पूरा कर चुके हैं, लिहाजा इन्हें निकालना सरकारी पैसे की चोरी करने के बराबर है और यह हरकत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों पर बारामासा के इस खास कार्यक्रम #UKCM का यह पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा आप हमें baramasa.in@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें तो आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बारामासा।